समय और दिन बीत जाते हैं, लेकिन समय में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि दिन को इतिहास में बदल देती है। और आज झारखंड के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। जी हां, आज झारखंड की जो राजनीति है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम समर्पित है। आज की राजनीति देखकर बहुत मजा आ गया, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर झारखंड की जनता बड़ा ही विचार और विमर्श करने लगी कि हम किसके साथ जाएं। पूरी खबर बताएंगे। आज की खबर बेहद ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज गढ़वा की धरती बोल रही थी, जान रही थी, इतिहास को समझने में लगी हुई थी, क्योंकि आज पहली बार इतिहास के पन्नों में देश का कोई प्रधानमंत्री गढ़वा जिला में पहुंचता है और गढ़वा के जनता को चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम करता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही रण जो है वह छिड़ चुका है और सीधी टक्कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन आज जो गढ़वा में हुआ उसे देखकर जानकर आप भी बोलेंगे कि वह क्या सीन था। दरअसल बात ऐसी है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जनसभा था गढ़वा में, यानी कि पलामू प्रमंडल में। तो ठीक वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनकी भी जनसभा गढ़वा जिले में ही रखी गई थी। सबसे जो मजेदार वाकया था वह यह था कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन भारी पड़ती दिखी। कैसे भारी पड़ती दिखी, हम पूरी खबर में आपको बताएंगे। दरअसल जो पीएम नरेंद्र मोदी है एक और हेमंत सोरेन को घेरने में लगे हुए थे, तो वहीं कल्पना सोरेन ने कुछ ऐसा खेला कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक घटना, एक एक भाषण का जो बिंदु है हम आपको बतलाने का काम करेंगे। निरंजन जी, आज झारखंड के इतिहास के पन्नों में एक और जो दिन है दर्ज हो गया। एक और पीएम नरेंद्र मोदी सीधे खड़े होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ललकार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन ने ऐसा काट खेला, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी चकित हो गए कि आखिरकार हुआ क्या। पहले वाकया बताइए कि गढ़वा में हुआ क्या। देखिए विशाल, आज गढ़वा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो प्रत्याशी हैं उनके इंडिया गठबंधन के, उन प्रत्याशियों के पक्ष में वो कहीं ना कहीं वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लोगों से अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे। गढ़वा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में सीधे तौर पर झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी जम करके हमला बोला और उन्होंने इस सरकार को सीधे तौर पर लोगों को ठगने और छलने वाली सरकार बताई। हेमंत सोरेन के 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, वो पूरे 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, अकॉर्डिंग टू पीएम नरेंद्र मोदी, वो केवल गुमराह करने वाला रहा है। और अब तक जो भी वादा हेमंत सोरेन ने जो लोगों से किया था, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, केवल लोगों को उन्होंने ठगने और छलने का काम किया है। सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा और बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ सीधे तौर पर उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम भी जोड़ने का काम किया। वहीं उसी समय उसी क्षण जो है एक तरफ गढ़वा में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन भी पहुंची हुई थी, लोगों को संबोधित कर रही थी। कल्पना मुर्मू सोरेन देखिए जिस तरीके से मंच से हुंकार भर रही है और उनके सभाओं में जिस तरीके से भीड़ पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और देखते बन रहा है। और झारखंड के राजनीति में, इतिहास के पन्नों में भी वह भीड़ जो कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक तरफ हेमंत सोरेन के ऊपर हमला कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना मुर्मू सोरेन भारतीय जनता पार्टी से झारखंड में जो उनका 20 वर्ष का कार्यकाल रहा है, जैसा कि कल्पना मुर्मू सोरेन बता रही थी कि 20 वर्षों तक झारखंड में केवल यहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और 20 वर्ष के कार्यकाल में झारखंड को जहां विकास की ओर आगे ले जाना चाहिए था इन लोगों ने 20 वर्षों में झारखंड को काफी पीछे धकेल दिया, यानी कि 24 वर्ष पीछे धकेल दिया। और 5 वर्ष के कार्यकाल में जब हमारी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो हम लोगों ने जो काम किया है वह काम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है, धरातल पर दिखाई दे रहा है। चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, दीदी लोगों को, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, सोना साड़ी सोवरन योजना की बात हो, फूलो झानो योजना की बात हो,
या गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात हो, किसानों की ऋण माफी की बात हो, बिजली बिल माफी की बात हो, ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधे तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन लोगों से गिनाने का काम करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से वह सवाल पूछती है कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अपने आप को आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी बताते हैं, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि हम लोगों की जो पुरानी मांग है सरना धर्म कोड को लेकर के सीधे तौर पर वो मुखर होती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करती है कि नरेंद्र मोदी यह जवाब दे कि सरना धर्म कोड जो हमारी मांग है वह सरना धर्म कोड आप देने का काम क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे पति मुख्यमंत्री रहते हुए आप लोगों से झारखंड के अधिकार के बारे में बात करते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, झारखंडियों के मूलवासियों की जो अधिकार की बात करते हैं, तो आप उन्हें बेजबरन ईडी को लगा करके जेल भेजने का काम करते हैं। ऐसे कई आरोप जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो प्रहार करने का काम करती है। चलिए आपको बताते हैं कि पलामू प्रमंडल कई मायनों से अहम है। इस प्रमंडल में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर काबिज थी। 2019 का जो आंकड़ा है अगर हम उसमें बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस बार चाह रही थी कि पलामू प्रमंडल का जो 9 सीटें हैं सीधे कैसे अपने झोली में डाला जाए। यही कारण था कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो जनसभा था उस क्षेत्र में रखा गया और ठीक उसके बाद चाईबासा की धरती यानी कि कोल्हान में रखा गया, क्योंकि कोल्हान में 2019 में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 14 में से एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में किस बातों को जिक्र करते हैं? वह बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाते हैं और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी पर भी निशाना साधते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि छाती में तो झारखंड बन ही गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता जाकर लालू जी के यानी कि आरजेडी के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक तीर से कई निशाना उन्होंने साधने का काम किया। वहीं कोल्हान की धरती पर जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनका जो भाषण था कुल आदिवासियों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने चंपाई सोरेन का जो मुद्दा है कोल्हान यानी कि चाईबासा में उठाने का काम किया और कहा कि चंपाई सोरेन को अपमान करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। सोचिए, आपके चंपाई सोरेन को अपमान करने का काम इन्होंने किया है, कुर्सी से बेदखल कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और पीएम नरेंद्र मोदी प्रहार पर प्रहार कर रहे थे, तो वहीं कल्पना सोरेन अगर आप देखिए तो गढ़वा पर वो डिफेंस कर रही थी और मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रही थी। यानी कि सीधे तौर पर कल्पना सोरेन भावनात्मक ढंग से जनता को अपने ओर आकर्षित कर रही थी और सवाल उठा रही थी कि 1,36 करोड़ रुपए बकाया का क्या हुआ। जब हम इस पैसे को मांगते हैं तो इस राज्य के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन को जेल में डाल देने का काम किया जाता है। हमारे सहयोगी निरंजन जी हैं, हम उनसे दूसरा सवाल लेंगे। निरंजन जी, कई मायनों से अगर देखा जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के कई मायने हैं। ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि यहां से हम हटे, ना बीजेपी चाहती है कि यहां से हम हटे। मकसद एक ही है कि कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाए। अगर हम कोल्हान और पलामू की बात करें तो इस बार जो जनता का विचार है, किस और वोट फ्लक्चुएट हुआ कल्पना सोरेन के भाषण के बाद और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद? आप कई पत्रकारों से बातचीत किए, वहां के स्थानीय पत्रकारों से, मूड क्या दिखा, जनता का मूड वहां कैसा दिखा, समर्थन कैसा दिखा, भीड़ कैसा दिखा, इसके बारे में जरा बताइए। विशाल, सबसे पहले मैं बात करूंगा गढ़वा जिले के क्षेत्र का, जहां पर कल्पना मुर्मू सोरेन और पीएम मोदी दोनों की सभाएं एक ही जिला में था। और उस जिले की अगर हम कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो सीधे तौर पर जो आपने सवाल किया तो उसमें लोगों का यह जवाब था कि यहाँ पर देखिए इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक अलग वर्चस्व है। उसके कई एक मायने, उसके कई कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ की जो लोगों की जो जन भावनाएं हैं, यहाँ की जो लोग सोचते हैं, जो झारखंडी जन मुद्दे हैं, उनकी जो बात करता है वो केवल हेमंत सोरेन है। और ठीक उसी तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन भी जब यहाँ आई तो खुले मन से हम लोगों से बातचीत की, लोगों से मिली, लोगों से जानने और समझने की कोशिश की कि यहाँ की
समस्याएं क्या क्या है और हेमंत दादा कैसा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन लोगों से जाकर के करती है, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट लोगों के बीच में पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हैं और कल्पना मुर्मू की जो सभाएं हैं, दोनों की सभाओं में जो भीड़ है, आप भीड़ का भी आकलन करिएगा तो आपको दिखेगा कि एक साधारण सी महिला जो झारखंड प्रदेश से आती है, आदिवासी समुदाय से आती है और कुछ दिन पहले वो राजनीति में आती है, उसके सभाओं में जो भीड़ निकल करके आ रही है और एक तरफ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो अपने आप को बताए जाते हैं, जो कहे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं वहीं पर सभा कर रहे हैं, झारखंड में कई एक बार आए, तो दोनों के भीड़ का भी अगर आप आकलन करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी के भीड़ के बराबरी में कहीं ना कहीं ये कल्पना मुर्मू सोरेन का जो भीड़ है कई एक मायनों में कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये एक लोकप्रियता है उनकी। और जिस तरह से जल जंगल जमीन झारखंड के भावनाओं की जो बात करती है, सेंटिमेंट की जो बात करती है, और उन्होंने एक नारा दे रखी है कि चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, चलो चले हेमंत के संग। तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और गढ़वा जो क्षेत्र है इस बार, जहां से आप देखिए कि मिथिलेश ठाकुर भी वहां से आते हैं, तो वह क्षेत्र इस बार जिस तरीके से मजबूत हुआ है, उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं अभी तक जो पलड़ा भारी बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से, और वहां के जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं वो बताते हैं कि वहां पर इस बार कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक अलग दबदबा रहेगा। निरंजन जी, गढ़वा विधानसभा सीट की आपने जिक्र किया, 2005 में गिरिनाथ सिंह आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, जीत हासिल की थी। 2009 की बात करें, सत्येंद्र नाथ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में सत्येंद्र नाथ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन 2019 में अगर हम देखें तो मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीत कर आते हैं और 2024 में मामला अटका हुआ है और बार बार फ्लक्चुएशन वहां होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां पलड़ा अब तक भारी दिख रहा है। इस बार आप ऐसा कुछ जो डेटा है उसके अनुसार आप कुछ आकलन किए कि किसकी और हवा बह रही है और उस हवा का आनंद मिथिलेश ठाकुर लेंगे या सत्येंद्र नाथ तिवारी लेंगे या कोई निर्दलीय बाजी मार ले जाएगा? संक्षिप्त में थोड़ा आप बताइए। देखिए विशाल, वहां का जो डाटा है, वहां की अगर हम सर्वे की बात करें तो जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर ने काम किया है, लोग उससे बेहद प्रभावित हैं। और जो बार बार कहीं ना कहीं वहां पर जो परिवर्तन होते रहता है, बार बार लोग अलग अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। तो इस बार जो 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, जो 5 वर्ष का कार्यकाल हेमंत सोरेन का रहा है, लोग इस बार हेमंत सोरेन को देख करके मतदान करने वाले, ठीक उसी तरीके से जैसे लोग नरेंद्र मोदी को देख करके मतदान करने का काम करते हैं। तो झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन का लहर है, जैसा कि वहां के लोग बता रहे थे। उसी तरीके आप कोल्हान की भी जिक्र कर रहे थे, तो कोल्हान में आप देखिए कि जहां से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनका बेटा बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं घाटशिला से, लेकिन सबसे बड़ा जो हॉट सीट बना हुआ है वह बना हुआ है चंपई सोरेन का अपना जो सरायकेला का सीट है। वहां पर देखिए सीट वही है, चेहरे बदल गए हैं, चेहरे जो है बदल गए, सिंबल बदल गया है। आप देखिए कि गणेश जो महाली है वो कल तक भाजपा में थे, भाजपा के सिंबल से वो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन आज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप गढ़वा की बात करें और खास कर कोल्हान की बात करें तो मामला 50-50 का नजर आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद। लेकिन निरंजन जी, एक आखिरी सवाल होगा और बड़ा संक्षिप्त में आपसे हम उत्तर जानना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन ने जिक्र किया कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से जीत कर आते हैं, 1000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं इस धरती पर पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं केंद्र की उपलब्धियों को बताने का जनता का काम कर रही थी। तो आपको नहीं लगता है कि एक और कल्पना सोरेन स्थानीय मुद्दों पर हावी है तो दूसरी ओर केंद्र और स्थानीय मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो किसका इसमें घाटा होगा? बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए विशाल, ये क्षेत्रीय चुनाव है, विधानसभा का जो चुनाव होता है यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दा ही चलते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन क्षेत्रीय मुद्दों को पकड़ करके चल रही है, जिस तरीके से लोगों की नब्ज को पकड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को पकड़ ली है। और यहाँ पर आप देखिए झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर जाना जाता है, हालांकि अब उनकी जनसंख्या मात्र 26% है। उसके बाद भी यह झारखंड प्रदेश जो है आज भी आदिवासियों के लिए जाना जाता है। आदिवासी झारखंड के बहुत ही भोले भाले सीधे साधे होते हैं और कहीं ना कहीं जैसे कि कल्पना मुर्मू सोरेन जिन भाषाओं में बात करती है, अगर किसी से वो मुंडारी में कहीं मुंडारी में जा रही है तो मुंडारी भाषा में बात कर रही है, संथाल जा रही है तो संथाली में बात कर रही है, हो कुड़ुक तमाम जो है भाषा झारखंड के हैं, उन तमाम भाषाओं में बात करके लोगों को कहीं ना कहीं अपनत्व फील कराती है। वही नरेंद्र मोदी देखिए
वो बाहर से आते हैं, नहीं दिल्ली से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन झारखंड की जो यहाँ क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आप देखिए आज ही वो गढ़वा पहुंचते, तो गढ़वा में वो भोजपुरी भाषा में लोगों को संबोधित करते हैं कि कैसन हो, ऐसन करके वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उस भाषा का ज्यादा प्रभाव नहीं है कंपैरिजन टू यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है। चाहे यहाँ की जो क्षेत्रीय जो समस्या है, उन समस्याओं पर आप देखिए तो कहीं ना कहीं कल्पना मुर्मू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन हावी दिखाई दे रहे। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जब नरेंद्र मोदी हावी हुए, जब उन्हें घेरने का कोशिश किया, तो कल्पना मुर्मू सोरेन ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम किया और उन्हें आईना भी दिखा दिया कि भैया अब जो है चट्टान बन करके हेमंत सोरेन के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन भी इस झारखंड प्रदेश में झारखंड के लोगों के लिए उनके बीच में जो है काम कर रहे हैं और उनकी संघर्ष की लड़ाई लड़ेगी। जी, तो चलिए एक और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का काम किया और साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी को घेरा, तो कल्पना सोरेन हरकत में आई और मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। 23 नवंबर को याद रखिएगा, परिणाम आने वाला है, उसी दिन पता चलेगा कि किसमें कितना दम था। फिलहाल इस चर्चा को करते हैं यही समाप्त, दीजिए इजाजत।